नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का इस राजस्थान भूगोल की एक महत्वपूर्ण क्लास में। प्यारे साथियों, हमारी जो राजस्थान ज्योग्राफी की जो क्लासेस चल रही थी उसकी श्रृंखला में आज नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लेकर आया हूं। तो अगर आपने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप उन क्लासों को अच्छे तरह से देख सकते हो ताकि आने वाली जो क्लास है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये क्लास आज इस क्लास में हम देखेंगे पश्चिमी मरुस्थल का सामान्य ज्ञान। इसमें कौन कौन से वनस्पति है, क्या क्या इसमें आ जाता है, संपूर्ण जानकारी आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक देखना ताकि अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अगर आप मैप के साथ बैठते हो तो इससे और बेटर आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैप से क्या होता है साथियों, अपना जो माइंड है वो सेट हो जाता है कि कहाँ कहाँ पर यहाँ पर हम पश्चिमी मरुस्थल आता है। तो आप मेरी ये कहा मान सकते हो, तो आप अपना मैप जो है वो साथ में रखिएगा, अपनी नोटबुक भी अपने साथ में रखिएगा ताकि आपका जो नोट्स है वो भी तैयार हो जाए। और नोट्स अगर आप बनाना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं सारी ये जो नोट्स है वो डाल देता हूँ, या फिर यहाँ से भी आप बंद कर करके वीडियो को बना सकते हो। मित्रों चलिएगा, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हुए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिएगा क्लास को हम शुरुआत करते हैं। पहला आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है उसके बारे में आज हम जानकारी साझा करने वाले हैं आपके साथ। तो आप रेडी है सभी? बिल्कुल। देखिएगा, पश्चिमी मरुस्थल की अगर हम बात करें, 1 मिनट यहाँ पर हम बात करेंगे आज पश्चिमी मरुस्थल की। और पश्चिमी मरुस्थल में हम क्या क्या यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि पश्चिमी जो मरुस्थल है वो अवशेष किसका माना जाता है, तो वो माना जाता है मेरे भाई 33 सागर का। मैंने आपको पेंजा और पैंतालासा वाली क्लास आपको बताई थी, उसमें से जैसे ही संपीड़न हुआ ऊपर का बन 2 भागों में बट गया। पेंजिया जो था वो 2 भागों में बट गया, एक तो था अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड, और बीच में जो भाग बचा था वो बचा था जलीय भाग। और जलीय भाग जैसे जैसे यहाँ पर क्या हुआ, जब संपीड़न हुआ तो कहीं कहीं पर्वतों का निर्माण हो गया, समुद्रों का निर्माण हो गया, है ना। जैसे भूसंतति मैंने आपको बताई थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर 33 सागर का जो है निर्माण हुआ, और 33 सागर का ही अवशेष माना जाता है हमारा पश्चिमी मरुस्थल। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका प्रमाण कैसे मिलता है भाई, ये पश्चिमी मरुस्थल का भाग है तो इसका प्रमाण मिलता है साथियों खारे पानी की झीलों का होना, पेट्रोलियम पदार्थों का मिलना और कोयले का मिलना, ये हमारा प्रमाण है। इसलिए आपसे पूछ लिया जाए कि पश्चिमी जो मरुस्थल है वो किसका भाग है, तो 33 सागर का अवशेष माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया सबसे नवीनतम जो मरुस्थल यही माना जाता है, नवजीवी महाकल्प में इसका निर्माण हुआ था। प्लेस्टोसीन युग भी इसको हम कह देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर समुद्री वनस्पति भी मिली है साथियों, जिसमें जैसलमेर में आकलवुड फॉसिल्स पार्क आपको पता ही होगा, बहुत ही प्रसिद्ध है ये। यहाँ पर पुराने अवशेष यहाँ पर देखे जा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं ये किसका हिस्सा, विश्व की बात करें साथियों तो ये पोली आर्कटिक सहारा मरुस्थल का ये हिस्सा माना जाता है। अरब मरुस्थल प्लस थार का मरुस्थल भी ये हिस्सा माना जाता है। बात कर लेते हैं भारत की। तो भारत में इसका जो क्षेत्रफल है किसका, भारत में इसका जो क्षेत्रफल है किसका साथियों, इसका जो हिस्सा कितना है भारत में, तो कुल हिस्सा देखिएगा, क्षेत्रफल इसका ये 25 किलोमीटर वर्ग मीटर। राजस्थान का जो हिस्सा है वो है 61। ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात है आपके एग्जाम की दृष्टि से। राजस्थान का इसका कितना हिस्सा है, तो इसका हिस्सा 61.11%, क्योंकि इसमें राजस्थान के कुल 12 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। राजस्थान के कुल 12 जिले इसमें आ जाते हैं। ओनली मरुस्थल जो है इसमें कितना है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर आ जाता है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 52% है मेरे भाई, कितना है, 52% आ जाता है। थार का मरुस्थल जो है इसमें कौन कहाँ पर फैला हुआ, गुजरात में थार का मरुस्थल है, उसके बाद पंजाब है, राजस्थान है, और हरियाणा और पंजाब, ये यहाँ तक थार का मरुस्थल है। और थार के मरुस्थल का ही हमारा हिस्सा क्या, पश्चिमी मरुस्थल है। बात कर लेते हैं पश्चिमी मरुस्थल जो है, पश्चिमी मरुस्थल थार के मरुस्थल का लगभग कितना परसेंट है, 60% हिस्सा है। कितना परसेंट है, 60% हिस्सा है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं विस्तार एवं इसका ढाल क्या है। तो इसका जो विस्तार है वह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में लगभग 300 किलोमीटर तक ये यहाँ पर
हमें देखने को मिल जाता है। उत्तर पूर्व से पश्चिम का विस्तार भी यहाँ पर आपको देख लेना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से ज़िले शामिल है। तो कुल मिलाकर इसमें राजस्थान के, मैंने आपको बताया था, 12 ज़िलों को शामिल किया गया है। कितने? 12 ज़िलों को। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं भाई, देखिएगा आप इधर से देख लीजिएगा यहाँ पर कौन कौन से ज़िले यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद जैसलमेर देख लीजिएगा, बीकानेर आ जाता है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर आ जाता है, इधर नागौर आ जाता है, इधर यहाँ पर राजसमंद भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। सॉरी, राजसमंद इसमें नहीं आता है। यहाँ पर आपको देखना है क्या, यहाँ पर आप देखना पाली आ जाता है, जालौर आ जाता है, बाड़मेर आ जाता है, जोधपुर आ जाता है। कितने ज़िले हो गए भाई, कितने हो गए यहाँ पर देखिएगा, आप काउंट कर सकते हो। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि कुल मिलाकर 12 ज़िले राजस्थान के मरुस्थल में फैले हुए हैं। और ये कितना परसेंट है भाई कुल राजस्थान का, 61.11% आ जाता है। तो आपको इसलिए मैं बोल रहा था मैप लेकर साथ में बैठिएगा और इनको आप नक्शे में भर लीजिएगा ताकि आपका माइंड सेट जो है वो एकदम क्लियर हो सके। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जनसंख्या कितनी रहती है भाई। तो 40% जनसंख्या यहाँ पर राजस्थान की निवास करती है पश्चिमी मरुस्थल में। ये मरुस्थल विश्व के सर्वाधिक जनघनत्व और जैव विविधता वाला मरुस्थल है। ये आपको ध्यान रखना है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये जो मरुस्थल है वो विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व और जैव विविधता वाला मरुस्थल है। पश्चिमी मरुस्थल को डॉक्टर ईश्वर प्रसाद ने रुक्ष प्रदेश कहा है। आपसे एग्जाम में आ जाता है कि रुक्ष प्रदेश किसे कहा जाता है, तो पश्चिमी मरुस्थल को कहते हैं रुक्ष प्रदेश। किसने कहा था, तो ईश्वरी प्रसाद ने इसे रुक्ष मरुस्थल कहा है। राइट, देखते हैं यहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है। तो साथियों मिट्टी तो आपको पता ही होगा, रही रेतीली मिट्टी यहाँ पर होगी। सही, रेतीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है जिसे हम कह देते हैं एरिडोसॉल। विशेषता क्या है, नाइट्रोजन का अभाव है और ह्यूमस का अभाव है, यानी कि जल्दी जल इसमें सूख जाता है। जल ग्रहण क्षमता सबसे कम होती है क्योंकि रेतीली मिट्टी है ना। कुआसा बाढ़ में 206 में बाढ़ आई थी। यहाँ पर देखिए बाढ़ आई थी 2006 में कुआसा में। कारण क्या था, कारण था भूगर्भ में जिप्सम की परत यहाँ पर फैली हुई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्षा की बात कर लेते हैं। वर्षा होती है यहाँ पर 20 से 50 सेंटीमीटर, 20 से लगभग 50 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है। समता, वनस्पति विहीन गांव कौन सा है, सम गांव है। आपसे पूछ लिया जाए वनस्पति विहीन गांव कौन सा है, सम गांव है। इसीलिए इसे राजस्थान का थंडर बोल्ट कहते हैं। थंडर बोल्ट क्या होता है, थंडर बोल्ट क्या होता है मेरे भाई, सम गांव जो है ये वनस्पति विहीन गांव है, इसे राजस्थान का थंडर बोल्ट कहा जाता है। अब थंडर बोल्ट क्या है, जहाँ पर बिजलियाँ चमकती है। तो सर बिजलियाँ तो हमारे यहाँ भी चमकती है, नहीं, बिजलियाँ हमारे यहाँ पर चमकती है लेकिन बहुत कम। यहाँ पर सर्वाधिक बिजलियाँ चमकती, इसलिए इसे कहा जाता है राजस्थान का थंडर बोल्ट। तो आई होप आपको ये थंडर बोल्ट जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अर्थव्यवस्था। यहाँ पर क्या है, अर्थव्यवस्था तो आपको पता ही होगा, पशुपालन है, कृषि है, चक्रीय कृषि है। पश्चिमी मरुस्थल में भूमि का उत्पादन क्षमता बढ़ाने के कारण यहाँ पर उड़द, मूंग, मोट यानी कि दलहन, कुल मिला के दलहन फसलें जो है वो बोई जाती है ताकि भूमि का उर्वरक क्षमता जो है वो बढ़ सके। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, नेक्स्ट क्या आता है, वनस्पति क्या क्या है। वनस्पति की बात कर लेते हैं। मरुद्भिद वनस्पति जिसको जीरोफाइट कहते हैं, कांटेदार वनस्पति और झाड़ीनुमा वनस्पति जैसे खिंजड़ा है, खेजड़ी है, रैड़ा है, झाड़ियाँ हैं, ये सब मरुस्थल में पाए जाते हैं पश्चिमी मरुस्थल में। अपर्दन की बात कर लेते हैं। सर्वाधिक वायु से होता है और रेतीली मिट्टी होने के कारण, भाई रेतीली मिट्टी है और बालू मिट्टी है तो वो उड़ती ही सही। तो सर्वाधिक जो अपर्दन होता है वो वायु से होता है। इसमें रेतीली मिट्टी जो है वो होने के कारण सर्वाधिक उड़ती रहती है। नेक्स्ट, वर्तमान समय में यहाँ पर IGNP यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना आने के कारण यहाँ पर व्यापारिक फसलों का उत्पादन प्रारंभ हो गया है। ठीक है साथियों, रबी की फसलों का उत्पादन भी यहाँ पर होता है। सेम की समस्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। सर्वाधिक सेम जो है आता है वो बड़ोपल है। बड़ोपल कहाँ पर पड़ता है, हनुमानगढ़ में। तो सर्वाधिक सेम की समस्या कहाँ पर है, तो सर्वाधिक जो सेम की समस्या देखी जाएगी है वो बड़ोपल हनुमानगढ़ में देखी गई है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, बड़ोपल हनुमानगढ़। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी मरुस्थल के उपभाग भी कुछ किए गए हैं, कुछ आधार मानकर इसका जो है पश्चिमी मरुस्थल का साथियों क्या किया गया है, भेद किए गए हैं। जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं हम वर्षा के आधार पर। देखिएगा वर्षा के जहाँ पर कम वर्षा होगी और जहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होगी। देखिएगा शुष्क मरुस्थल जहाँ पर 25 से
0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है उसको कहते हैं शुष्क मरुस्थल। और एक इसका भाग बताया गया अर्ध शुष्क मरुस्थल, 25 से 50 के मध्य जहाँ पर वर्षा होगी अर्ध शुष्क मरुस्थल। किसके आधार पर वर्गीकरण किया गया? वर्षा के आधार पर। बात कर लेते हैं बालू का स्तूप के वितरण के आधार पर। यहाँ पर बालू का स्तूप क्षेत्र और एक होता है बालू का स्तूप रहित क्षेत्र, जहाँ पर बालू का स्तूप बनते हैं, जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं बनते हैं। तो दो भागों में इस प्रकार से बांटा गया है। धरातल की बनावट के आधार पर भी इसको बनाया गया है, बांटा गया है 3 भागों में, रेग, इर्ग और हमादा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं वर्षा के आधार पर पश्चिमी मरुस्थल का उपविभाजन। वर्षा के आधार पर तो एक आ जाता है मेरे भाई क्या, एक आ जाता है 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला वर्षा 25 सेंटीमीटर वर्षा। फिर आ जाती है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और 50 सेंटीमीटर से अधिक आदि। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करना है। फिर इसको दो भागों में बांट दिया है पश्चिमी मरुस्थल को, ये हम देखने वाले हैं। रेतीले मरुस्थल का विभाजन किया गया, राजस्थान की वर्षा विभाजक रेखा है, आपको ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान की जो वर्षा विभाजक रेखा है वो कौन सी है। तो वो है साथियों 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान की वर्षा रेखा कही जाती है, वर्षा विभाजक रेखा कही जाती है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शुष्क मरुस्थल अथवा महान मरुस्थल। जैसे मैंने आपको कहा था कि शुष्क मरुस्थल में वर्षा कितनी होती है? 0 से 25 सेंटीमीटर, 0 से 25 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है, इसलिए इसको शुष्क मरुस्थल अथवा महान मरुस्थल भी इसको हमने कह दिया। ओके, अब हम देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। बालू का स्तूपों के लिए प्रसिद्ध गांव जो है वो नाचना गांव है। बालू का स्तूप सर्वाधिक कहाँ बनेंगे? नाचना में बनेंगे। नाचना के ऊंट भी प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान देना है। बालू का स्तूप का आगे बढ़ना क्या है? बालू का स्तूप का आगे बढ़ना ही क्या है? मार्च कहलाता है, रेगिस्तान का मार्च। आगे बढ़ना क्या कहलाता है? रेगिस्तान का मार्च कहलाता है, अथवा रेगिस्तान का मार्च, मरुस्थल का मार्च कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से कि मरुस्थल मार्च क्या कहलाता है, तो आपको बता देना है रेगिस्तान का आगे बढ़ना या मरुस्थल का आगे बढ़ना ही क्या है? मरुस्थल का मार्च कहलाता है। राइट, नेक्स्ट देखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं बालू का स्तूपों के प्रकारों की। बालू का स्तूपों के प्रकारों की बात कर लेते हैं कि वनस्पति के आधार पर वनस्पति सहित बालू का स्तूप होते हैं। कुछ तो वनस्पति के पास बनते हैं और कुछ वनस्पति से दूर बनते हैं, यानी कि जहाँ पर वनस्पति रहित बालू का स्तूप होते हैं, या फिर कोई बालू का स्तूप ऐसे होते हैं जो वनस्पति के ठीक निकट ही बन जाते हैं, तो उनको हम क्या कह देते हैं भाई? बालू का सहित और बालू का रहित बालू का स्तूप। अब बात कर लेते हैं बालू का स्तूप आकृति के आधार पर हम बात करते हैं। बरखान बालू का स्तूप आ जाता है, अनुदैर्ध्य आ जाता है, और उसके बाद अनुप्रस्थ आ जाता है, पैराबोलिक आ जाता है, शुभ्र काफिज आ जाता है, नैब का तारा, नेटवर्क और धरियन, ये सब के सब बालू का स्तूपों के प्रकार है। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको देखना है कि वनस्पति रहित जो बालू का स्तूप होते हैं वो धरियन कहलाते हैं। इनके मध्य के इनके मध्य के स्तूपों को ये कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं, इस प्रकार से इनके बीच का जो रास्ता होता है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है भाई कारवा। क्या कहलाता है? कारवा कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब देखते हैं बरखान। अब आपको जैसे यहाँ पर चित्र भी दिख रहा होगा, मैंने बनाने की कोशिश की है थोड़ी बहुत। तो आकृति कैसी होती है? आकृति कैसी है भाई? अर्धचंद्राकार है, ये तो आपको ध्यान देना है। बरखान जो होते हैं इनकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है। सर्वाधिक विनाशकारी इंपॉर्टेंट है और विनाशकारी है। सर्वाधिक गतिशील भी यही है। क्षेत्रफल है जैसलमेर, बाड़मेर, ओसिया, जोधपुर। 3 स्थान आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर आपको ध्यान रखना है, बाड़मेर आपको ध्यान रखना है, और ओसिया विशेषकर जोधपुर में ओसिया को आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं। शेखावाटी क्षेत्र की बात करें तो भालेरी चूरू आ जाता है और मंडावा झुंझुनू आ जाता है, जहाँ पर बरखान बालू का स्तूप बनते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक इसी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सर्वाधिक बालू का स्तूप राजस्थान में कौन से पाए जाते हैं? बरखान पाए जाते हैं। भालेरी चूरू भी याद रखना है, मंडावा झुंझुनू ध्यान रखना है, ओसिया जोधपुर ध्यान रखना है, जैसलमेर और बाड़मेर भी आपको ध्यान में रखना है। आकार अर्धचंद्राकार आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप का मतलब
पवनानुवर्ती, पवन के समान बनने वाले बालू का स्तूपों को हम कह देते हैं बानुधैर्य बालू का स्तूप। जैसे हवा ऐसे चल रही है तो ऐसे रेत आपने देखा होगा, ऐसे धुआं जम जाता है, रेत जम जाती है, तो इसको कह देते हैं पवनानुवर्ती जो बालू का स्तूप होते हैं। सीप भी इनको कह देते हैं, रेखीय बालू का स्तूप इनको हम कह देते हैं। ये रेखीय बन रही है ना, इस प्रकार से जम जाता है, ये होता है। यानी कि पवन के समानांतर बनने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं वो होते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। नेक्स्ट क्षेत्र मान मरुस्थल, इसका जो क्षेत्र है वो मान मरुस्थल है। मान मरुस्थल का मतलब क्या हुआ, 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा जहाँ पर होती है उसको हम कह देते हैं मान मरुस्थल, और यहाँ पर बनते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की बात कर लेते हैं। तो ये बन जाता है हवा के समकोण पर, यानी कि हवा के समकोण पर। इस प्रकार से देखिएगा, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, और जैसे ये हवा चल रही है इस प्रकार से, तो ये क्या बन गया, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना कि नहीं बना, तो ये हो गया क्या, ये हो गया क्या, अनुप्रस्थ यानी कि जहाँ पर समकोण पर बनने वाले क्षेत्र है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और शेखावाटी। ये आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं। नेक्स्ट देखिए, पैराबोलिक क्या होता है। पैराबोलिक की बात कर लेते हैं, पेड़ों के सहारे बनने वाले बालू का स्तूप। जैसे पैराबोलिक, पैसे पैराबोलिक, पैसे पेड़, पैसे पैराबोलिक और पैसे पेड़, तो पेड़ों के सहारे बनने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं वो हो जाते हैं आपका पैराबोलिक। संपूर्ण राजस्थान में इस प्रकार के जो है वो बालू का स्तूप बनते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, शुष्क शुभ्र काफिज, ये संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं। शुभ्र काफिज भी आपको ध्यान रखना है, नैबखा भी आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण जो वनस्पति के एक और होता है, वनस्पति के एक और, भाई ये कोई पेड़ है, ये कोई पेड़ है, तो इधर इसका बालू का स्तूप बन जाता है, इधर भी बालू का स्तूप बन जाता है। अधिकतर झाड़ियों में ऐसा नैबखा जो है वो देखा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं सर, नेक्स्ट आ जाता है तारा बालू का स्तूप। तारा जैसे कि तारा होता है, आपको दिख रहा होगा, हवा का चारों तरफ से आना, हवा का चारों तरफ से आना ही क्या होता है, जब आ जाती है तो रेत जैसे उड़ती है तो तारे जैसा आकार बन जाता है, इसको कह देते हैं तारा बालू का स्तूप। क्या है, सर्वाधिक आपको ध्यान रखना है, तारा बालू का स्तूप मोहनगढ़, और मोहनगढ़ कहाँ पर पड़ता है भाई, जैसलमेर के अंदर आ जाता है। तो मोहनगढ़ जैसलमेर में कौन से बालू का स्तूप बनते हैं, तो तारा बालू का स्तूप बन जाते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं, सूरतगढ़ है, अनूपगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़ और मोहनगढ़, ये गंगानगर में आ जाता है, सूरतगढ़ और अनूपगढ़, यहाँ पर बनते हैं तारा बालू का स्तूप। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेटवर्क बालू का स्तूप हनुमानगढ़ की बात कर लेते हैं, नेटवर्क और हिसार सिरसा हरियाणा। नेक्स्ट देख लें धरियन बालू का स्तूप। धरियन यानी कि मिट्टी का लहरदार जमाव, मिट्टी का लहरदार जमाव ही क्या है, धरियन बालू का स्तूप है, धरियन बालू का स्तूप आ जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो साथियों, ये थी आज की एक बेहतरीन क्लास, एक राजस्थान की ज्योग्राफी की एक प्रभावी क्लास, जो कि मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी ये क्लास तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता के जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, और आपको अपने मित्रों के साथ, अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, वहाँ पर इसको शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे और इसको देखकर मोटिवेट मिले, और मैं आपके लिए एक बेहतरीन क्लास यहाँ पर लाने की कोशिश करूँ। चलिए मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, राम राम, हैव ए नाइस डे।